हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 और 2016 में आए थे। तो हम लोग देखते हैं पहला सवाल। सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टरलाइज। द मॉइस्ट एयर मासेस डेट काउज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टरलाइज। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो दोस्तों देखिए, यह है हमारे पृथ्वी, यह है इसका इक्वेटर, यह है 0 डिग्री। इधर हम नापते हैं क्या? इधर हम नापते हैं नॉर्थ और इधर हम नापते हैं साउथ। तो अगर हम कहते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि 30 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर है, यह है 30 डिग्री नॉर्थ, और 60 डिग्री साउथ, ये है 60 डिग्री साउथ। तो कहना ये चाह रहा है कि जो वेस्टरलाइज है वो इस रीजन में फ्लो करता है। सही है क्या? दोस्तों ये गलत है। वेस्टरलाइज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 30 से 60 के बीच, ये वाले में, और सॉदर्न हेमिस्फेयर में 30 से 60 के बीच, ये वाले में, इस रीजन में फ्लो करता है, पूरे में नहीं करता है। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। मेरा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। द मॉइस्ट एयर मासेज डेट काउज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टरलाइज। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, ये सही है। मेरा सेकंड स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या है? 2 ओनली। ये जो मॉइस्ट एयर मासेस हैं वो वेस्टरलाइज के द्वारा मेडिटेरेनियन रीजन से इस रीजन में लाई जाती हैं, जिस कारण से जो सर्दी है उसमें बारिश होती है। आंसर है 2 ओनली। दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने आपको वेस्टरलाइज के बारे में, ट्रेड विंड्स के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया है। इस स्लाइड को हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसमें भी करने जा रहे हैं। देखिए, वेस्टरलाइज क्या है? वो परमानेंट विंड्स हैं जो कि ब्लो करते हैं फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवार्ड्स सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। देखिए, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और ये है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ से फ्लो करती हैं इस तरफ। इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। देखिए, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर हम कहते हैं साउथ वेस्ट, इसका मतलब क्या? साउथ है, वेस्ट ये है मेरा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इधर की तरफ जाती है ये विंड। किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जा रही है ना, देखिए ये वाली। और सदर्न में क्या है? सदर्न में ठीक इसका उल्टा होता है, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, देखिए यहाँ पर ये वाला, इस तरफ से नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जाती है ये विंड इस सदर्न हेमिस्फेयर में। इस वेस्टरलाइज के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, सॉदर्न हेमिस्फेयर में जो वेस्टरलाइज होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं और परसिस्टेंट होती हैं। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि सॉदर्न हेमिस्फेयर में जो लैंड है वो है कम और जो समुद्र है, वाटर है, वो है ज़्यादा। ये ठीक उल्टा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। यहाँ पर जो लैंड होती है वो ज़्यादा होती है और जो ओशियन है वो कम है। अब चूंकि ओशियन ज़्यादा है सॉदर्न हेमिस्फेयर में, इसलिए वहाँ पर जो रुकावट है वो कम है। अब चूंकि रुकावट कम है, इसलिए जो ट्रेड विंड्स होती है वो काफ़ी तेज़ी से फ्लो करती हैं। तो इसीलिए उन्हें हम लोग कहते हैं रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्ट्राइकिंग 60s इन सॉदर्न हेमिस्फेयर। कहाँ पर? सॉदर्न हेमिस्फेयर में। ये तीनों नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नहीं पाए जाते, ये सॉदर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये बताना है कि वेस्टरलाइज के अलावा और कौन कौन से विंड को हम परमानेंट विंड कहते हैं, आप ये बताइए। और जो मॉनसून है ये किस तरह का विंड है? क्या परमानेंट विंड है या ये सीजनल विंड है? और जो ब्रिजेस चलती हैं, सी ब्रिज चलती है, लैंड ब्रिज चलती है, वो सब किस तरह की विंड हैं? अगला सवाल देखिए, टाइड्स अकर इन द ओशियन एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। दोस्तों अगर आपको टाइड्स के बारे में कोई बेसिक नॉलेज मालूम होगी तो आप क्या पता कर सकते हैं? आप जानते होंगे कि जो टाइड होता है वो सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। तो मैंने किया ए, मैंने किया 2, 1 एंड 2। तो देखिए यहाँ किस किस में 1 एंड 2 है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है 1 एंड 2। ठीक है, हमें थर्ड ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको थर्ड ऑप्शन नहीं भी आता होगा तब भी आप सही आंसर पर पहुँच सकते हैं। तो आखिरी टाइड है क्या? टाइड्स आर द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस अ डे। देखिए, ये है ओशियन, ये देख रहे हैं आप, ये है लैंड, ये है ओशियन, यहाँ पर पानी है। तो जो टाइड आएगा ना, टाइड आएगा तो ये पानी ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया हाई टाइड, ये हो गई लो टाइड। ये जो रीजन है ना, ये वाली रीजन, इसको हम लोग कहते हैं इंटर टाइडल जोन। जब पानी बढ़ा
तो हो गया यहाँ तक पानी, जब पानी कमा तो पानी यहाँ नीचे तक आ गया। तो जो हाई टाइड होती हैं ये कब होता है, व्हेन वाटर कवर मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल, ये उसका हाईएस्ट लेवल है। इसके फ़ायदे क्या क्या है, टाइड के फ़ायदे क्या क्या हैं, ये आपको नेविगेशन में हेल्प करता है, रेजेस वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। अब देखिए जब ये वाटर लेवल को बढ़ाएगा तो जो सीज होती हैं, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो किनारे तक आ पाते हैं। अब चूंकि वाटर लेवल ही नहीं रहेगा तो जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो कैसे हैं, किनारे तक के, है ना। फिशिंग में भी हेल्प करता है, जो फिश होती हैं वो धारा के साथ बह करके जो तट है उसकी तरफ आती है और जो मछुआरे होते हैं उसको पकड़ते हैं। लो टाइड क्या होती है, लो टाइड इज द टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट लोएस्ट लेवल। ध्यान दीजिए हाई टाइड में जो टाइड थी वो हाईएस्ट लेवल को पहुंचती थी, और लो टाइड में क्या होती है, ये लोएस्ट लेवल को पहुंचती है। ये कैसे फॉर्म करता है, दिस टाइड फॉर्म ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज़ अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर आर्कटिक, ये कैसे हो सकता है, ये तब हो सकता है जब वो एरिया होगा उसमें जो उसके जो एल्टीट्यूड होगा उसमें वेरिएशन होगा। देखिए यह है पृथ्वी, पृथ्वी का वो एरिया जो तीनों एरिया में हो, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक तीनों में हो, या तो वहाँ पर होगा ऐसा, या तो वहाँ पर होगा जहाँ पर उस एरिया में एल्टीट्यूड जो होगा वो वेरी करता होगा। देखिए ये है मेरा सतह, ये है कोई पहाड़, ठीक है, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। तो जब आप नीचे होंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आप ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर आर्कटिक वाले क्लाइमेट पे आप फील कर पाएंगे। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, ऐसा हमें एक ही जगह देखने को मिलता है, वो है नामदापा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है डी। इनमें से दोस्तों जो ए और बी है, कंचनजंगा और जो नंदा देवी है, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ए काटा था और बी काटा था। आंसर है डी। ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विथ अ सी ब्रीज एज द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, हीट माउंट्स अप, dark cloud form and then rain comes with thunder and lightning। ध्यान दीजिए each day is more or less the same, यहाँ पर जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो काफ़ी कम है। अगर फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मॉर्निंग है वो क्लियर है और ब्राइट है, जैसे जैसे जो सन ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, जो हीट है वो बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता होता है, और जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म करते हैं, फिर बारिश होती है, और जो बारिश है वो थंडर और लाइटनिंग के साथ होती है, और तुरंत ही जो रेन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये रीजन कौन सा है, सवाना रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, मानसून रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन। दोस्तों हम लोग अभी यहाँ पर इंडिया में मानसून रीजन में रह रहे हैं, हमारा तो ऐसा नहीं होता है ना, तो मैंने सी काट दिया। सवाना में भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर वहाँ पर उतनी बारिश हो रही होती तो वो ग्रासलैंड नहीं होता, ये मैंने काटा। अब बचा इक्वेटोरियल एंड मेडिटेरेनियन। दोस्तों इसका सही आंसर है इक्वेटोरियल। यहाँ पर हमें ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कंसिस्टेंटली हाई होता है 30 डिग्री के आसपास। यहाँ पर जो बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 150 से 1000 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्लाउड कवर होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं, और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसी कारण से बारिश होती है। विथ वेरी लिटिल एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर मोर और लेस सेम ही रहता है, इसलिए यहाँ पर वेरी नहीं करता। मेरा आंसर है बी इक्वेटोरियल रीजन। तो दोस्तों आपको अब ये बताना है कि हमारे यहाँ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वहाँ पर कितने टाइप के रेन होते हैं। इन जो रेन के टाइप्स आपको मैंने पहले बता दिया है। जो इक्वेटोरियल रीजन है जो अभी हमने डिस्कस किया, वहाँ पर किस तरह की बारिश होती है, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक या ओरोग्राफिक। जो वेस्टर्न घाट है हमारे इंडिया का, वहाँ पर किस तरह की बारिश होती है, कैसे, किस फिनोमेना से बारिश होती है, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक या ओरोग्राफिक। इसका जवाब दीजिए आप। What explains the eastward flow of the equatorial counter current? Earth rotation on an axis, convergence of two equatorial currents, difference in salinity of water, occurrence of the belt of calm near the equator। देखिए ये है पृथ्वी, देखिए ये है क्या, ये है पहला, ये है नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट और ये है साउदर्न इक्वेटोरियल करंट। इन दोनों करंट के बीच में एक काउंटर करंट जा रहा होता है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट। इन दोनों करंट के काउंटर में है। तो ये क्यों होता है,
ये होता इसलिए दोस्तों कि ये देखिए, ये करंट है ऊपर वाला, ये करंट है नीचे वाला, ये आगे जा करके दोनों कन्वर्ज करता है और जो वाटर है वो पाइलअप होती है, और जो पानी होता है, जो वाटर होता है वो इस डायरेक्शन में बहने लगता है शोर लाइन से टकरा करके। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है बी, ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट। कौन कौन से? नॉर्दर्न एंड साउदर्न इक्वेटोरियल करंट। इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, कहाँ पर? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फिनोमिना? सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, इंटर ट्रॉपिकल मर्जन जोन सेल्डम अकर, ITCZ, कोरोलिस फोर्स इज टू वीक, अब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन। दोस्तों क्या कारण है कि इस रीजन में साइक्लोन फॉर्म नहीं होते? तो दोस्तों जो साउथ अटलांटिक रीजन है और जो साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन है वहाँ पर आपको कोल्ड करंट देखने को मिलती हैं। इस कारण से जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होता। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि साइक्लोन बनने के लिए जो एसेंशियल कंडीशन होती है वो क्या होती हैं। क्या साइक्लोन बनने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती हैं? तो अगर आपने 11th की अपनी एनसीईआरटी पढ़ी होगी फिजिकल ज्योग्राफी वाले, तो उसमें साफ लिखा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो ऑरिजिनेट करता है और इंटेंसिफाई करता है ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियन। इसका मतलब यह है कि जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होगा वो 27 डिग्री से ज़्यादा होगा। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इस फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए ताकि जो विंड्स होंगे वो बेंड करेंगे और चक्कर काटेंगे ऐसे। तो देखिए, अ स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड एंड प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अपर डाइवर्जेंस एबव द सी लेवल सिस्टम। देखिए ऊपर गई विंड और ये ऊपर जाकर के डाइवर्ज हो गई, तो ये सब जो कंडीशन जब आपको मिलेंगी तभी ये साइक्लोन फॉर्म करेगा। तो अगर मेरा टेम्परेचर 70 डिग्री से कम है तो फॉर्म करेगा क्या? नहीं फॉर्म करेगा। अगर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लैंड एरिया है, मतलब कि वहाँ पर सी सरफेस नहीं है, तो फॉर्म करेगा क्या? जी नहीं करेगा। तो ये जो एरिया है साउथ अटलांटिक का और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक का, यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम मिलता है, इसी कारण से वहाँ पर साइक्लोन फॉर्म नहीं करते। मेरा आंसर है ए। यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है ITCZ वाला, ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है। ITCZ फॉर्मेशन इज नॉट एसेंशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। देखिए ये बात कर रहा है सॉदर्न अटलांटिक की, मगर जो नॉर्दर्न अटलांटिक है यहाँ पर भी ITCZ फॉर्म नहीं करता, फिर भी यहाँ पर साइक्लोन होता है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो साइक्लोन होगा वो फॉर्म कर सकता है रीजन में वेयर ITCZ डज नॉट फॉर्म। ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है। अब्सेंस ऑफ लैंड बूस्ट साइक्लोन्स, इसीलिए जो फोर्थ ऑप्शन हो गया अब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन, ये तो अपसेट ऑप्शन है, क्योंकि अगर लैंड कम होगा तो पक्का मतलब वहाँ पे चांस होगा फॉलो कर इसके बनने के फॉर्म करने के। तो मैंने डी काटा और बी काटा। कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक, हाँ ये हो सकता था मगर उस रीजन में ऐसा नहीं होता, मैंने सी काटा। मेरा आंसर है ए, सी सब टेम्परेचर इज लो। आपको दोस्तों अब ये बताना है कि हमारे यहाँ ज़्यादा साइक्लोन, ये जो ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो किस एरिया में आते हैं? बे ऑफ बंगाल रीजन में या अरेबियन सी रीजन में? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरेनियन सी? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। देखिए यह है लीबिया, इजिप्ट, इजराइल, सीरिया और लेबनान यहाँ पर है। तो जो लेबनान है वो ओपन करता है, ये जॉर्डन नहीं करता, इजराइल करता है, सीरिया भी कर रहा है। तीनों, सीरिया, लेबनान और इजराइल, तीनों मेडिटेरेनियन को टच करते हैं, मगर जॉर्डन नहीं करता। देखिए यहाँ पर जॉर्डन है, ये वाला पार्ट। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है बी, जॉर्डन इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ पर आप ये बताइए कि देखिए ये है मेडिटेरेनियन, इसको यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? यहाँ पर मिलेगा आपको स्वेज कैनाल। ये जो कैनाल है वो मेडिटेरेनियन को किस सी से जोड़ता है? मतलब कि आपको बताना यह है कि ये जो सी है ये कौन सा सी है? ये हो गया पहला। दूसरा, ये वाला कौन सा सी है? जहाँ मैंने सेकंड लिखा है वो कौन सा सी आपको ये बताना है। ये तो अरेबियन सी है ही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स: अरुणाचल, हिमाचल, मिजोरम। इन विच ऑफ द एबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर? दोस्तों हमारे भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ उगते हैं मैंने आपको पहले बता दिया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश सही है,
मिजोरम सही है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी कंडीशन नहीं है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती कि यहाँ पर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो। मेरा सेकंड हो गया गलत। मैंने क्या लगाया आंसर? मैंने लगाया आंसर सी, 1 और 3 आर करेक्ट। इसके अलावा जो आसाम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट और अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है, वहाँ पर भी आपको ये एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और जो वेस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे फॉरेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। ये हमारा भारत है, यहाँ पर एक स्टेट होगा, ये ऊपर कश्मीर है, यहाँ नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है। ये जो स्टेट है सबसे ईस्टर्न वाला, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है वेस्टर्न में है गुजरात और ईस्टर्न मोस्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या है? ये है अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। आंसर है मेरा डी। अब आप ये बताइए कि हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये कौन सा है? पहले बताना है कि स्टेट कौन सा है, दूसरा पॉइंट कौन सा है। आप ये बताइए। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अंडमान एंड निकोबार है वो भी हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है और वो एक स्टेट नहीं है। तो जब आप साउदर्न मोस्ट पॉइंट ढूंढ रहे होंगे तो आप उसको ध्यान देना है कि वो अंडमान में हो सकता है या फिर को नीचे इस पॉइंट पर भी हो सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स: वंशाधरा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। इनमें से विच ऑफ द एबव ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं गोदावरी की? कौन कौन से बताइए आप? इसमें से इंद्रावती तो है ही, प्राणहिता भी है, पेन्नार नहीं है, वंशाधरा भी नहीं है। तो मैंने 1 काटा 4 काटा, मैंने 1 काटा 1 काटा और क्या 4 काटा, तो मैंने मेरा बी कट गया। आंसर क्या आया? आंसर आया डी। देखिए, जो गोदावरी है इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? बाण गंगा, कादवा, सिवान, पूर्णा, कदम, प्राणहिता। देखिए हम मिले यहाँ पर प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। और देखिए राइट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इसकी? इसकी है प्रावड़ा, दारना एंड मंजीरा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2 और 3 ओनली। दोस्तों यूपीएससी वाले कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि जो रिवर्स होते हैं वो आपको साउथ टू नॉर्थ या फिर नॉर्थ टू साउथ पूछते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे कि आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और क्या कावेरी। तो देखिए इनमें से पूछेंगे कि कौन सी रिवर जो है वो सबसे साउथ में है, कौन सी रिवर सबसे नॉर्थ में है। तो आपको सजाना होगा नॉर्थ टू साउथ। तो देखिए कावेरी सबसे नीचे, ये हो गया कावेरी। उसके बाद क्या है? इसके बाद है यहाँ पर पेन्नार, यह है कृष्णा, यहाँ है गोदावरी और ऊपर है यहाँ है ब्रह्माणी, यहाँ है सुवर्णरेखा। तो इसको अरेंज कर सकते हैं, कावेरी नीचे है, उसके बाद पेन्नार, फिर कृष्णा, फिर गोदावरी। तो आप ऐसे इसको ध्यान दीजिए नदियों को। इसके अलावा जो मेन रिवर्स हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इनके जो ट्रिब्यूटरी हैं उनको भी आपको देख लेना है एक बार। अब है हमारे पास 2 फैक्चुअल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसिड्यूअस फॉरेस्ट? तो इसमें से आप एलिमेंट करना शुरू कीजिए। नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ वेस्ट बंगाल, साउदर्न सौराष्ट्र, अंडमान निकोबार आइलैंड। सौराष्ट्र में एवरग्रीन फॉरेस्ट है क्या? नहीं है। साउथ वेस्ट बंगाल नहीं मालूम हमें, नॉर्दर्न कोस्टल आंध्र प्रदेश नहीं मालूम हमें। बाकी जो 3 बच गए, आंध्रा, बंगाल और अंडमान निकोबार, वहाँ पर मैनग्रोव तो हो सकते हैं मगर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा और मैनग्रोव दोनों एक साथ हमारे अंडमान निकोबार में मिलेंगे और वहाँ पर आपको डिसिड्यूअस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। आंसर है डी। इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पेसीज? दोस्तों जब आप क्लास 7th की या 8th की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो आपको जो फॉरेस्ट हैं उन फॉरेस्ट बारे में आपको बताया जाएगा, प्लस उन फॉरेस्ट में आपको कौन कौन से ट्री मिल सकते हैं आपको वो भी बताया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनमें कौन कौन सी पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि रोजवुड था, इबोनी वगैरह था, है ना। तो वैसे ही इसमें पूछ दिया कि टीक आपको किस तरह के फॉरेस्ट में मिलेगा? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ट्रॉपिकल मॉस्ट डिसिड्यूअस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में आपको टीक ज़्यादा देखने को मिलेगा। मेरा आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया है। दिबांग, कामेंग, लोहित, इनमें से तीनों, दिबांग, कामेंग और लोहित, तीनों ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी हैं। 1, 2 और 3 ऑल आर करेक्ट। आंसर है डी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: बोधगया, खजुराहो, शिरडी, नासिक, तिरुपति।
ये जो फेमस प्लेसेस हैं वो कहाँ पर हैं? जो बोध गया है वो तो सबसे ईजी है। बोध गया कहाँ है? ये बिहार में है। ये बघेलखंड में तो है नहीं, तो मैंने पहला काटा। जब मैंने फर्स्ट काटा तो मैंने क्या किया, मैंने ए काटा और मैंने डी काटा। अब देखिए 2-2 दोनों में है, 5-5 दोनों में है। मुझे देखना यह है कि क्या 3 और 4 सही है। अगर 3 या 4 में से अगर कोई एक भी गलत निकल गया तो मैं क्या करूँगा, मैं आंसर मारूंगा सी। तो देखिए शिरडी ये विदर्भ में है क्या? नासिक क्या मालवा में है? नहीं, ये दोनों गलत है। बघेलखंड है सेंट्रल इंडिया में, बोध बिहार में है ही। मालवा डजन एक्सटेंड टू नासिक एंड शिरडी इज इन अहमदनगर। ठीक है, फार फ्रॉम विदर्भ है ये। तो मेरा क्या हुआ, मेरा शिरडी गलत है और नासिक गलत है। मेरा आंसर है सी। 2 and 5 ओनली आर करेक्ट। तिरुपति ये रायलसीमा में पड़ता है। दोस्तों अगला सवाल है रेड हैंडस ट्री पे। ये एक ट्री है जो हमारे साउथ एशिया में पाया जाता है, साउथ इंडिया में पाया जाता है। इट इज़ अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ये सही है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। दोस्तों ये रेन फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता, ये सॉदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये वाटर लॉगिंग को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसीलिए ये इस एरिया में नहीं पाया जाता। मेरा सेकंड हो गया, तो मेरा आंसर क्या है, 1 ओनली। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ऐसे फ्रिंज क्वेश्चन यूपीएससी क्यों पूछता है, क्यों पूछा इस रेड हैंडस ट्री के बारे में। तो दोस्तों उस समय ये काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि कुछ जो स्मगलर्स थे उनको मार दिया गया था इनकाउंटर में। वैसे ही अभी हाल में भी ये जो ट्री है वो न्यूज़ में है। देखिए 8 जून को ही, कल ही एक न्यूज़ आई है कि 12 जो स्मगलर्स हैं वो पकड़े गए हैं। और इसके पहले भी आई थी न्यूज़ कि जो हिली टर्मिनल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो रेड हैंडस है उसकी स्मगलिंग हो रही है। तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एनवायरमेंट, तो आपको इन सब न्यूज़ पर ध्यान देना होगा। जो ये सब जो न्यूज़ हैं आपको वहाँ पर आपको चटपटी खबरें नहीं देखनी। जो मेन चीज़ है, जो एनवायरमेंट की चीज़ है, कौन सी पॉलिसी लॉन्च हुई, कौन सी नई स्कीम लॉन्च हुई, किस ट्री के बारे में बात हो रही है, वो सब चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगला सवाल है एजेंडा 21 पे। विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सही है क्या? सही है। इट ओरिजिनेटेड इन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। दोस्तों ये 1992 में आया था, 2002 में नहीं आया था। तो मैंने 2 काटा। आंसर क्या है, 1 ओनली। एजेंडा 21 जो था वो अर्थ समिट 1992 का एक आउटकम है। ये एक वॉलंटरी एक्शन प्लान है ऑफ रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेरा पहला सही था इसलिए। दिस इज ए 40 पॉइंट डॉक्यूमेंट वाज ए कंप्रहेंसिव ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन टू बी टेकन ग्लोबली, नेशनली एंड लोकली। ये जो एजेंडा 21 है इसको आप ग्लोबली इम्प्लीमेंट करेंगे, नेशनली इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको लोकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूएन, नेशनल गवर्नमेंट एंड मेजर ग्रुप इन एवरी एरिया। जो लोकल ग्रुप होंगे उनके द्वारा। आंसर क्या है? आंसर है 1 ओनली। अगला सवाल है दोस्तों नेशनल सोलर अलायंस से। द नेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों ये सही है। ये कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 फ्रांस के पेरिस में हुआ था। द अलायंस इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन। नहीं, केवल वही कंट्री होंगे इस अलायंस में जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होंगे बसे हुए। सेकंड गलत है। मेरा आंसर है 1 ओनली। आपसे अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर सनशाइन कंट्रीज। दीज आर कंट्रीज विच कम आइदर कंप्लीटली और पार्शियली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर कोई कंट्री ऐसे है, मतलब कि आधा ऊपर है आधा नीचे है, तब भी इसको हम सनशाइन कंट्री बोलेंगे। कोई कंट्री अगर ऐसे भी है, ऐसे, तब भी इसको बोलेंगे, क्योंकि ये पार्शियली जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर है। जो ये जो अलायंस इसमें 107 कंट्रीज हैं। दिस अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस एट COP21 इन 2015 इन पेरिस। इसका एम क्या है? इसका एम है जो सोलर रिच 21 कंट्रीज हैं जो कि लोकेटेड हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, उसको साथ में लाना, टू टैप सोलर एनर्जी। इनको आप साथ में लाएंगे तो एक बड़ा मार्केट क्रिएट करेंगे, आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेंगे और जो सोलर एनर्जी की जो कॉस्ट है उसको आप कम कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात और ध्यान देनी है कि इस अलायंस में जो नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं वो चेंज करते रहेंगे। कुछ कंट्री आते रहेंगे, कुछ कंट्री जाते रहेंगे, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। बस आपको ये देखना है कि इसका मेन मकसद क्या है, इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है और इसको कब लॉन्च किया गया था, कब इसको इनिशिएट किया गया था।
अगला सवाल है दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स पर। इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स? CO2, CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। दोस्तों इनमें से जो मीथेन है उसको हम नहीं काउंट करते, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम नहीं काउंट करते इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने में। 2, 3 एंड 4 ये है मेरा सही आंसर बी। दोस्तों आपको ये बताना है कि क्या मीथेन क्या ग्लोबल ग्रीन हाउसिंग गैस है, क्या CO2 ग्रीन हाउस गैस है? इनमें से CO, NO2 और SO2 इनमें से और कौन कौन से गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज हैं? जो AQI है ये 6 कैटेगरी दिखाता है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सेवियर एटमॉस्फेयर। ये 8 पोल्यूटेंट को कंसिडर करता है। कौन कौन से? पार्टिकुलर मैटर 10, पार्टिकुलर मैटर 2.5, NO2, SO2, CO, ओजोन, NH3 एंड PB। इनमें से वो मीथेन को नहीं करता और CO2 को नहीं करता। ध्यान दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं करता। ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इट इज़ एन इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत मिशन। यहाँ पर आपको 1 नंबर, 1 कलर एंड 1 डिस्क्रिप्शन दी जाती है। अगर जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के हिसाब से आपको जो कलर होगा वो दिखाया जाएगा, और उस कलर का मतलब क्या है आपको ये बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर इंडेक्स के हिसाब से आपको कहा जाएगा कि देखिए अगर इंडेक्स 0 से 50 के बीच है तो क्या है, जो इम्पैक्ट है उसका मिनिमम इम्पैक्ट होगा हेल्थ पर। अगर 51 से 100 के बीच में है तो क्या होगा, मे कॉज माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू सेंसिटिव पीपल। वैसे ही अगर 401 से 500 के बीच में गया तो क्या होगा, मे कॉज रिस्पेक्टेड इम्पैक्ट इवन ऑन हेल्दी पीपल। इसी को उन्होंने कलर के साथ कह दिया। देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर के लिए अलग अलग चीज़ें कही गई हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इससे पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी। लोग रंग देखकर पता कर सकते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कितना गंदा हो चुका है, और उसको रोकने के लिए उसको ठीक करने के लिए वो स्टेप्स लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ UNREDD+ प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। दोस्तों REDD इसके बारे में पढ़ लीजिए आप, और REDD+ इसके बारे में भी देख लीजिए आप। तो इसको अगर हम सही से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा? प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जी हाँ जी होगा। रिसाइलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये भी होगा। और पॉवर्टी भी रिड्यूस करेगी। दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता था, मगर ये भी सही है, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डी ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। टर्म्स दिए गए आपको कुछ, और वो जो प्रोटोकॉल है आपको वो दिए गए हैं। Annex 1 कंट्रीज़, क्या ये कार्टेशियन प्रोटोकॉल से रिलेटेड है? नहीं दोस्तों, जो Annex 1 कंट्रीज़ हैं और जो नॉन Annex कंट्री हैं वो सब क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड हैं। ये कार्टेशियन से नहीं है, मेरा पहला गलत हो गया। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, यहाँ पर आपको एमिशन की बात कही गई है। जो कार्टेशियन और नगोया है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो मेरा सेकंड हो गया गलत। CDM इज रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल, जी हाँ ये सही है। तीसरा मेरा सही है, 3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर लोकेटेड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC एक्ट एनेक्टेड बाय द स्टेट। ध्यान दीजिए दोस्तों कि APMC एक्ट जो होते हैं वो स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1956 एंड मीट एंड फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। तो दोस्तों हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग रिलेट करते हैं APMC एक्ट के अंतर्गत। आंसर है बी। द टर्म्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फोर्टनाइट मेजर्स एंड पीस क्लाउज, ये जो टर्म्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? दोस्तों अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो पीस क्लॉज वगैरह है वो WTO के नेगोशिएशन में आता है। मेरा आंसर है सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर? प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स? नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होगा। इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, जो नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइजर होगा वो पानी में घुलेगा, मिट्टी में घुलेगा और वो एसिडिक कंपाउंड बनाएगा, जिससे जो सॉइल की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी। मेरा दूसरा सही है। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर, देखिए यह है खेत में आपने डाला नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर, मान लेते हैं आपने डाला यूरिया, तो ये जो फर्टिलाइजर होगा वो क्या करेगा, वो पानी में मिलेगा और पानी से मिलकर के वो नीचे जाएगा। ये जाकर नीचे जो ग्राउंड वाटर होगा वो वहाँ जाकर मिलेगा और पानी को वो दूषित करेगा। मेरा थर्ड है जो सही है,
2 and 3, C is the right answer. The substitution of a steel for wooden plots in agriculture production is in एग्जाम्पल ऑफ, देखिए पहले आपके जो हल थे वो क्या थे, वो बने हुए थे लकड़ी के। अगर आपने इन हल को स्टील से रिप्लेस कर दिया तो क्या हुआ, आपने कैपिटल को ऑगमेंट किया। आपने क्या किया, आपने कैपिटल को ऑगमेंट किया और आपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करी, क्योंकि जो हल होगा वो अब ज़्यादा घिसेगा नहीं, आपका काम अच्छे से होगा। मेरा आंसर है बी। दोस्तों अब ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं। In a particular region of India, the local people train the roots of the living tree into robust bridges across the streams. As the time passes, this bridge becomes stronger. These unique living root bridges are found in मेघालय, हिमाचल, झारखंड, तमिलनाडु। आपका आंसर है ए, फैक्चुअल सवाल था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड विलेज कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये सीड विलेज कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंतर्गत एक विलेज होता है जो कि सीड को प्रोड्यूस करता है और अपनी ज़रूरत को तो पूरा करता ही करता है, और जो आसपास के जो गांव है, आसपास के जो किसान हैं, उनकी भी ज़रूरतें पूरी करता है एट अफोर्डेबल कॉस्ट, इनकरेजिंग फार्मर टू यूज़ देयर ऑन फार्म सीड एंड डिस्करेजिंग देम टू बाय सीड फ्रॉम द अदर्स। ये तो गलत है। Involving the farmers for training in quality seed production and thereby make available quality seeds to other at appropriate time and affordable cost। जी हाँ, ये दोस्तों अभी मैंने बताया ये सही है, बाकी सी और डी मेरा गलत है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया वो क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 और 2016 में आए थे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।